हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बेस्ट एजुकेशन लाइव पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय का पहला मॉडल पेपर हल कराने जा रहे हैं। साथियों, आपको इस चैनल पर कक्षा 10 और 12 के सभी विषयों के मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसकी सदस्यता जरूर लें तथा साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो इसमें आपको हिंदी में संजीव डे सर के सभी मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे, जिनमें संजीव में 9 मॉडल पेपर दिए गए हैं जो सटीक तरीके से हल करेंगे। तो पहला मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं आज, जिसमें आपको पूर्णांक 80 मिलेगा और समय मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट का। और इसमें आपको 4 खंडों में क्वेश्चन मिलेंगे, तो ए बी सी डी में। तो पहला खंड ए हल कर रहे हैं, जिनमें 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें पहला है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1-1 नंबर के ABCD वाले। तो पहला क्वेश्चन है आपके पंडित आइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो पंडित प्लस आइन में आपके आइन प्रत्यय हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद आपको 100+6, 100+वच्छ, 100+अच्छ, 100+अच्छ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया होगा कि 100+अच्छ है जो इसका राइट आंसर है, स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद। और तीसरा क्वेश्चन है भ्रमर गीत की भाषा कैसी है। तो यहाँ पर आपको अवधी, संस्कृत, उर्दू, ब्रज इनमें से लिखना है। तो इसकी आपके पास आप ब्रज है। और अगला है अट नई रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। तो फाल्गुन, श्रावण, चैत्र, वैशाख इनमें से आपका आंसर होगा फाल्गुन। पांचवा क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर बताना है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन। तो यहाँ पर आपके आंसर होगा वाराणसी। छठवा है शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। तो रावण, कंस, सहस्त्रबाहु, यम। तो यहाँ पर आपके आंसर होगा सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु माना है। अगला है आपके शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन होगा आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आठवां है यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो यशपाल, यतीन्द्र मिश्र, मनु भंडारी, रामवक्स बेनीपुरी। तो आपके मनु भंडारी है जो इस कहानी संग्रह के लेखक है। नौवा है लखनवी अंदाज के लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। तो कवियों पर, नई कहानी के लेखकों पर, नवाबों पर, स्वयं पर। तो नवाबों पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है मानव संस्कृति है। तो बताना है आपको मानव संस्कृति कैसी है। तो विभाज्य, अविभाज्य, विनाशकारी, प्रलयंकारी। तो यहाँ पर आपके आंसर होगा अविभाज्य। 11 है मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो किसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। गंतोक, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गंतोक। 12वां क्वेश्चन है पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। तो तारकेश्वर को प्यार से क्या कहते थे। तो इसका आंसर होगा आपके भोलानाथ। तो साथियों, इस प्रकार आपके ऑप्शनल टाइप के 12 क्वेश्चन थे, जिनमें आपको सटीक तरीके से अपने ऑप्शन चुनने थे। अगले दूसरे क्वेश्चन में आपको 6 रिक्त स्थान मिलेंगे 1-1 नंबर के। तो पहला है आपके जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है। और दूसरा है अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं। तो अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। तीसरा है आपके समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। तो आपके द्वंद्व समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। अगला है आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों के साथ डैश डैश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। अगला आपके है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो सर्वनाम कहलाते हैं। छठवा है उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ को बदलते हैं। तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं 6 नंबर का गद्यांश है, जिसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 6।
और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, आप आराम से कर लोगे। तो इसमें आपको पहले देना है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। गद्यांश को पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसके शिक्षा का स्वदेश होना चाहिए। शिक्षा वस्तु कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलाने वाली प्रक्रिया जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है शिक्षा से ही। तो यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको शीर्षक मिल गया कि इसका शीर्षक है शिक्षा। तो दूसरा है कि व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है, तो शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है। तीसरा है जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, तो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा है। चौथा क्वेश्चन है राष्ट्र के विकास में नागरिक व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो पूरा पढ़ोगे तो वहाँ पर मिल जाए कि राष्ट्र के विकास में नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा सौउद्देश्य होनी चाहिए, जो हमने अभी पढ़ा था। और अगला है पांचवा कि गांधी जी ने शिक्षा के विषय में क्या विचार थे, तो गांधी जी की शिक्षा के बारे में विचार थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगला आपके छठा क्वेश्चन के विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। तो विनाश का विलोम लिखना है गद्यांश में से छांट कर। तो विनाश का विलोम होता है निर्माण, तोड़ने का मतलब बनाना। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया है, वो भी 6 नंबर का है, उसको भी पढ़कर आपको दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है उसको शीर्षक, तो यहाँ पर वसंत का सौंदर्य एवं वसंत का आगमन का पद्यांश है इससे रिलेटिव, तो ये इसका शीर्षक होगा। दूसरा क्वेश्चन है मधु लेकर कौन आया है, तो यहाँ पर पढ़ोगे मधु लेकर पहुंचा आंगन, अनक वधु वसुधा पुलकित अन अंगन। तो यहाँ पर आपको मधु लेकर अंगन यानी कामदेव आया है। तीसरा क्वेश्चन है कंत किस वेश में है, तो आपको कंत वीर वेश में है। चौथा है वसुधा की तुलना किससे की गई है, तो वसुधा की तुलना वधु से की गई है। पांचवा है प्रस्तुत पद्य उसमें से प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। छठा क्वेश्चन है फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है, तो फूली सरसों ने अपना हरितिमा युक्त पीला रंग दिया है। तो साथियों इस खंड में आपको पूछे गए थे पहले तो 12 एबीसीडी वाले क्वेश्चन, उसके बाद में 6 रिक्त स्थान, और उसके बाद में आपके ये एक गद्यांश, और उसके बाद में एक पद्यांश। इस प्रकार आपके 6 नंबर के 3 और 12 वो, इस प्रकार आपके 6 6 12 से 18 प्लस 12 30 नंबर के, तो एक एक नंबर के साधारण से क्वेश्चन थे। 30 नंबर के तो एक एक नंबर के साधारण क्वेश्चन थे जो आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं। और अगला आपके है खंड ब, जिनमें आपके लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए जो 40 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2 2 नंबर के, तो कुल 14 नंबर होंगे। मैं कांसी संस्कृत की पाठशाला है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें लिखना है कि पाठ में अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आराम से लिख पाओगे। तो इसमें होगा कि कांसी को संस्कृत की पाठशाला इसलिए कहा गया कि शास्त्रों में कांसी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। हम यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खान को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। तो इस कारण कांसी को संस्कृत की पाठशाला बताया गया है। अगला छठवां क्वेश्चन है संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है, तो इसका आंसर होगा कि लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। तो जब मानव की ये भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है, तब असंस्कृति हो जाती है, अर्थात जिसका परिणाम असभ्यता कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो साधारण सा है कि जब मानव में कल्याण की भावना हो तो संस्कृति हो, जब ये भावना कल्याण वाली टूट जाती है तो वे असंस्कृति में बदल जाती हैं। ये तो आप अभी पढ़ोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। अगला 7वां क्वेश्चन है एक संगीतकार कविता का मूल भाव लिखिए। तो संगीतकार आपके पाठ्य में से कोई कविता है उनका मूल भाव लिखना है। तो इसमें संगीतकार कविता में संगीतकार का महत्व बताया गया है, वे मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है, उसके स्वर को बिखेरने नहीं देता और उसे सफल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः उसे भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया। तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथ्य कविता में बिंब विधान योजना में अपने आप को भंवरे के रूप में, जीवन को गागर रीति के रूप में, परिवार को जीवन के सपने के रूप में, पत्नी को पाथ्य के रूप में एवं अपने कर्मों को कथा आदि बिंबों के रूप में प्रयोग किया है। तो वो जयशंकर व प्रसाद वाली आत्मकथा है, आत्मकथ्य कविता, उसमें किन किन बिंबों का प्रयोग किया गया है वही लिखना है, जिसमें आप वे अपना दुख व्यक्त करते हुए बिंब विधान योजना को अपने भंवरे के रूप में
जीवन को गागर रीति के रूप में, परिवार को जीवन के सपने के रूप में, पत्नी को पाथेय के रूप में, कर्मों को कथा के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट का प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ था? तो विश्व युद्ध चल रहा था जब हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम फेंके गए थे। उस बमबारी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, कोई अध्याय आपके उसमें लेखक को कैसा अनुभव हुआ था उसके बारे में आपको बताना था। तो हिरोशिमा में लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहाँ जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखकर अनुमान लगाया कि मानो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ, जिसने पत्थर को झुलसा दिया और उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। अगला 10वां क्वेश्चन है, पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? तो लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आनंदानुभूति हुई, किंतु हिमालय पर पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर उनका जीवन दुखदायी लगा। वहाँ पर औरतें पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर गिट्टियाँ तोड़ती हैं, मजदूरी करती हैं, अर्थात उनका जीवन बहुत ही दुखदायी था। इसके बारे में लेखक को बहुत दुखदायी अनुभूति हुई। नहीं, इस बारे में लेखक को उस पहाड़ी क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर तो आनंद अनुभूति हुई, लेकिन उनके जीवन को देखकर उसको कुछ अच्छा नहीं लगा। 11वां क्वेश्चन है कि आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग में लिखिए। तो आंखें भर आने का मुहावरे का अर्थ है कि आंखों से आंसू आना अर्थात दुखी होना। वाक्य प्रयोग, मायके से विदा होते समय हर बेटी की आंखें भर आती। खंड 6 में है आपके निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको एक गद्यांश 6 नंबर का पहले भी पता चल चुका है और ये 4 नंबर का, इस प्रकार आपको 10 नंबर के तो ध्यान से मिल चुके हैं। तो इसमें है आपको बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर ग्रह गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले। इस प्रकार यहाँ पर आपको गद्यांश दिए गए हैं जिनमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-1 नंबर के। पहला है, लेखक दुखी क्यों हो गया? तो लेखक इसलिए दुखी हो गया कि लोग देशभक्ति की कदर नहीं करते। दूसरा है, हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? तो हालदार साहब 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे। तीसरा था कि सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? तो इसकी आंखों पर चश्मा इसलिए नहीं था कि वे मास्टर बनना भूल गया था। चौथा था, लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था? सुभाष की मूर्ति पर चश्मे लगाने वाला कैप्टन मर गया, इसलिए उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा और लोगों में देशभक्ति नहीं थी। इसलिए वहाँ पर वे रुकना नहीं चाहता था। अथवा में भी आपको यहाँ पर एक गद्यांश मिलेगा जिनमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। 13वें में आपको एक पद्यांश मिलेगा। इस प्रकार गद्यांश और पद्यांश 6-6 वाले तो वो हो गए और 4-4 वाले इस प्रकार 20 नंबर तो आपके ये आराम से हो जाएंगे। इसमें आपको 12 ऑब्जेक्टिव, 6 रिक्त स्थान और 20 वाले ये गद्यांश पद्यांश वाले। इस प्रकार आपको 38 नंबर के इजी क्वेश्चन 38 नंबर के इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 13 क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर फसल क्या है? और वो तो कुछ नहीं है, वे नदियों के पानी का जादू है, वे हाथों के स्पर्श की महिमा है, पूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की चिरकन का। तो फसल क्या है इसके बारे में यहाँ पर कोई काव्य दिया गया है, उसको पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस के विषय में कह रहा है? तो कवि यहाँ पर खेतों के फल फूल रही फसलों के विषय में कह रहा है। दूसरा है, फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है? तो इसमें आपके होगा कि फसल मनुष्य अर्थात किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है। तीसरा है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का पंक्ति का क्या आशय है? तो इसका आशय है कि सूरज की किरणों ने ही इन फसलों को अपनी ऊष्मा देकर इस तरह का रूपांतरण दिया है। चौथा क्वेश्चन है, फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है? तो इसका आंसर होगा, फसल के लिए सैकड़ों नदियों का जल, सूरज की किरणें, लाखों करोड़ लोगों के हाथों के स्पर्श अर्थात उनका श्रम आवश्यक तत्व है। अथवा में आपको एक फिर से पद्यांश मिला है, इनमें से आपको कोई एक पद्यांश करके अपना सटीक आंसर देना है।
जो आपको अच्छा लगे वह कीजिए। 14 किशन है, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया? और अथवा में है, लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानती है? तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करोगे तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। तो इसमें आपके पहले का है, खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भक्त साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि सरलता, सत्यनिष्ठा, क्रमशीलता, परोपकार, ईमानदारी, निस्वार्थता, सामाजिक आकर्षणों को सामाजिक आकर्षण में निर्लिप्तता, काम, क्रोध, मोह और लोभ का परित्याग, ये सच्चे साधु की पहचान है। ये सभी गुण बाल गोविंद भक्त में थे। सांसारिकता के त्याग और पूजा अनुष्ठानों के आडंबर से ये कोई साधु नहीं बनता। इसी कारण भक्तिग्रस्त होते हुए भी एक सच्चे साधु थे। और अथवा का आप उत्तर है, पड़ोस कल्चर, यानी हम अपने पड़ोसी मोहल्ले वासियों एवं मोहल्ले वासियों से परिवारत रहते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर सामाजिक विकास होने लगते हैं। बालपन में खेल खेल में ही सहयोग, समर्पण, त्याग, साहस, संघर्ष आदि गुणों का विकास हो जाता है। आज पड़ोस कल्चर खत्म होने के कारण बालकों में एकाकीपन बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा की भावना समाप्त होती जा रही है। इसी कारण बचपन मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन पर सिस्टम रह गया है। 15 किस्म है, आत्मकथी कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखना है। और अथवा में, ज्यों जल मोह तेल की गागरी बूंद ने ताको लागती, पंक्ति के माध्यम से बताया कि गोपियाँ संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग्य करती हैं। तो पहले का आपका आंसर है, कवि जयशंकर प्रसाद ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के यथार्थ को प्रकट नहीं करना चाहता, अपनी भूलों और प्रवचनों को व्यक्त करने में हीनता की अनुभूति होती हैं। उज्ज्वल गाथा तो सभी कर लेते हैं, परंतु मेरे जीवन में सुख के क्षण मुझसे सदा दूर ही रहे, मेरी प्रिया भी मुझसे शीघ्र बिछुड़ने गई थी। अब तो केवल स्मृतियाँ शेष हैं और मेरी व्यथा कथा भी मंद पड़ गई है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने अपना दुखदाई आत्मकथा के बारे में जो भाव व्यक्त किया है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना था। अथवा में है कि उक्त पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो, जो कि तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। तुम प्रेम के बंधन में उसी प्रकार मुक्त हो जाते जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है। अथवा तुम तेल के उस चिकने घड़े के समान हो जिससे जल में कितना भी डूबे जाए उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। कहने का आशय है कि तुम प्रेम के समुद्र श्री कृष्ण के सामीप्य में रहकर भी प्रेम के बंधन से मुक्त हो। अगला आपके आता है खंड दे, जो आपके अंतिम खंड है जिसमें आपके बिग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 16 क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखे। और अथवा में कवि जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखे। तो यहाँ पर आपको किन्हीं एक क्वेश्चन को करना है, तो 4 नंबर का है, यहाँ पर आपको इनका परिचय देना है। तो पहला हम आपको यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र का बताते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके इनके 3 काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या तक, अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आपाल आदि प्रकाशित हुए। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 से साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन कर रहे हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। इन्होंने अनेक साहित्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार आपको उनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करके आए तो लिख देना। अथवा का है, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1899 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां प्रतिकूल होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। इनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। सन 1937 में इनका निधन हो गया। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, कविता आदि विधाओं पर लिखा है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। कमायनी इनकी एक काल्पनिक करती है। अगला आपके 17 क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताया कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा। और अथवा में, बाबूजी गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए। माता का आंचल पाठ के आधार पर बताया कि यदि ये घटना वर्तमान समय में होती तो बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया। आंसर है आपके गंतव्य से यमथांग और आगे कटाव तक की यात्रा लेखिका के लिए खोज यात्रा थी। लेखिका ने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य, उसकी सम्मोहक शक्ति, वहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन का अनुभव किया था। उसने वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कठिनाई और डोकों से बच्चों को पीठ में बांधे काम करती नारियों को भीषण सर्दी में भी सीमांत क्षेत्र में गश्त करते फौजियों को देखा।
भीषण सर्दी में भी सीमांत क्षेत्र में गश्त करते फौजियों को देखा। इन सत्यों की अनुभूतियों के आधार पर लेखिका की ये यात्रा खोज यात्रा ही थी। अथवा का आंसर है बच्चे वृद्ध मूसन तिवारी का रास्ते में मजाक उड़ाकर भागे। मूसन तिवारी ने सीधे पाठशाला जाकर शिकायत की तो गुरुजी ने 4 छात्रों द्वारा उनको घर पकड़वा कर बुलाया, उनको सजा दी। तब ये घटना बाबूजी को ज्ञात हुई तो वे पाठशाला जाकर गुरुजी से चिरोरी विनती कर उन्हें, चिरोरी का मतलब यहाँ पर होता है कि विनती कर उन्हें घर ले चले। रास्ते में दोस्तों को देखकर वे पुनः खेलने लगे और जीवों को परेशान करने लगे। वर्तमान परिवेश में यदि ये घटना होती तो पिताजी उन्हें सीधे घर लेकर जाते और उन्हें समझाते कि अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। जीव जंतुओं को व्यर्थ नहीं सताना चाहिए। और अगला आपके 18 और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर पहले दिया गया आतंकवाद एक समस्या, उस पर पॉइंट दिए गए प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद से उत्पन्न समस्या, आतंकवाद से निपटने के उपाय और उपसंहार। और दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, प्रस्तावना प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण या प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और उपचार। तीसरा है अनुशासन का महत्व, तो प्रस्तावना अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासनहीनता से हानि, अनुशासन से लाभ, उपचार। और चौथा है मेरी अविस्मरणीय यात्रा, प्रस्तावना यात्रा का आरंभ, यात्रा का अनुभव, यात्रा के अविस्मरणीय होने का कारण और उपचार। इनमें से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जिनमें आपको पॉइंट भी दिए गए होंगे। तो यहाँ पर आपको ये निबंध 6 नंबरों का रहने वाला है, जो 300 शब्दों में आपको अच्छे तरीके से लिखना है। निबंध एक लिखने की कला होती है, कोई रटी रटाई विद्या नहीं होती। तो साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।